यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सब के लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो हमारा अकाउंटेंसी जो है, जो अपना पेपर नंबर 2 के अंदर यूनिट नंबर 2 है, पेपर नंबर 2 कॉमर्स में जो यूनिट नंबर 2 है, दैट इज फॉर द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में सन 2023 में जो पिछला भी अपना अटेम्प्ट किया उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ओवरऑल मिलाकर के 18 क्वेश्चन जो है वहां पे पूछे गए थे। 17 क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए थे। एक क्वेश्चन हमारा जो है वो रह गया था, तो वो क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के तौर पे दिया था, बहुत बच्चों ने कमेंट भी किया और उनका कमेंट जो है एकदम सही था। और आंसर जो है इसका जो अपना यहां पे मटेरियल वेरिएंस निकाला था उसका आंसर जो है वो है फर्स्ट, दैट इज द 40 फेवरेबल। ये बिल्कुल सही करेक्ट जो है वो ऑप्शन था। अब आज जो है वो हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर यूनिट नंबर 10, जो अपना यूनिट नंबर 10 है, दैट इज इनकम टैक्स। जो हमारा इनकम टैक्स है यूनिट नंबर 10 है, उसके एमसीक्यूज को आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इस बार जो अपना पेपर हुआ था उसमें ओवरऑल मिलाकर के जो है 17 क्वेश्चन जो है वो आए थे। मतलब इनकम टैक्स के अंदर जो है वो दोनों पेपर के मिलाकर के कितने क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। इन 17 क्वेश्चन को हम आज की क्लास के अंदर जो है वो पूरा का पूरा इनको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, इनका सॉल्यूशन करेंगे। और एक क्वेश्चन 16 तो मैं डिस्कस करूंगा और एक जो है वो आपको मिलेगा होमवर्क के तौर पे, जिसको आपको अटेम्प्ट करना है और फिर मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। ओके जी, जो फर्स्ट टाइम अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले जो अपना अभी देखो पेपर होने वाला है हमारा 13 जून से जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं अपने, तो 13 जून से जो पेपर स्टार्ट है उसके लिए हम लोगों ने जो है वो अभी रिवीजन वीडियो भी स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिस हम लोगों ने शुरू करी है पेपर नंबर 2 कॉमर्स की। तो इससे पहले मैंने यूनिट नंबर 2 का जो अपना अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है उसके एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किए थे, तो आप उस वीडियो को जरूर एक बार लगा लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अब आज जो है वो क्या करेंगे, आज इनकम टैक्स करेंगे, ये क्वेश्चन हम सारे डिस्कस करेंगे। फिर इसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ में आपको जो अपने टेलीग्राम पे जो चैनल है वहां पे मैं आपको शेयर कर दूंगा इसका सॉल्यूशन का, ठीक है ना जी। चलिए शुरुआत करते हैं। इस बार जो हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स है उसमें यूनिट नंबर 10 जो हमारा इनकम टैक्स है, इसमें जो टोटल मिला के 17 क्वेश्चन पूछे गए, ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने बुक में से हैं। एक क्वेश्चन था जो आउट है, ठीक है, जो विवाद से विश्वास स्कीम, हालांकि वो क्वेश्चन भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो आउट है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन भी मैंने पिछली बार जो एमसीक्यूज करवाए थे उसमें मैंने डिस्कस कर दिया था, बट स्टिल हम ये बोल सकते हैं कि अपनी बुक के अंदर वो कवर नहीं था। बाकी सारे जो भी क्वेश्चन यहां पे पूछे गए सारे के सारे बुक में से कवर है। तो आइए हम लोग जो वो शुरुआत करेंगे एक एक करके, और क्वेश्चन जो है वो क्या क्या पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो है, क्या बोलते हैं, सेक्शन 80GC। सेक्शन 80, पहली बात तो सेक्शन 80 जो है वो किसका है सर? सेक्शन 80 जो है वो किससे रिलेटेड है सर? सेक्शन 80 जो है वो रिलेटेड है आपका किससे? डिडक्शन। जो आपका डिडक्शन है, जो आपके जीटीआई होती है ग्रोस टोटल इनकम, उसमें से जो डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक, तो उनमें से एक सेक्शन आता है, ठीक है। तो सेक्शन 80GC जो है इनकम टैक्स एक्ट का, वो रिलेटेड है विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वो किससे रिलेटेड है? तो देखो यहां पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी जो है वो क्या दिया, डोनेशन दिया, किसने? कंपनी ने, तो उसका सेक्शन कौन सा है सर? उसका तो 80GB है। ओके, फिर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टी। अगर कंपनी के अलावा कोई और पर्सन पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन देता है तो उसकी डिडक्शन आप जो है वो क्लेम करेंगे कहां पे? सेक्शन 80GC में। तो आंसर जो है वो क्या है? सेकंड। आगे जो है वो भी बता देता हूं, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। अगर आपने प्रीवियस ईयर के अंदर कोई घर किराए पे लिया और उस घर का अगर आपने जो है वो क्या किया, किराया जो है वो भुगतान किया, तो उसकी डिडक्शन आपको मिलती है सेक्शन 80GG। जी बोल दो, घर घर, तो 80GG में उसकी डिडक्शन मिलती है। और डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डोनेशन फॉर द साइंटिफिक रिसर्च, इसकी डिडक्शन अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई पैसा जो है वो क्या किया, डोनेट किया, तो उसकी डिडक्शन आपको मिलती है कहां पे? 80GA में। लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशन में है या अगर आप कोई बिजनेस में है और बिजनेस में रह के, ध्यान देना, अगर आप बिजनेस में है और बिजनेस के अंदर जो है वो आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर कोई खर्चा कर दिया, ठीक है, उसके लिए कोई डोनेशन दे दिया, तो उसकी रिडक्शन जो है 80GA में क्लेम करने की बजाय आप कर सकते हो कहां पे? सेक्शन 35 में। तो अपना जो पीजीबीपी है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके सेक्शन 35 के अंदर आप रिडक्शन को जो है वो क्लेम कर सकते हो। तो अपना जो क्वेश्चन था वो क्या था? 80GC किससे रिलेटेड है? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 80GC जो है वो रिलेटेड है किससे? अगर आपने कोई भी पैसा जो है वो डोनेट किया, किसको? पॉलिटिकल पार्टी को। किसने?
कंपनी ने नहीं, कंपनी के अलावा एनी पर्सन अदर देन कंपनी। तो कंपनी के अलावा कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो फर्म है, चाहे वो एओपी है, चाहे वो बीओआई है, चाहे वो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, अगर वो किसी भी पर्सन ने जो है कंपनी के अलावा कोई भी पर्सन ने अगर पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी पैसा जो है वो क्या किया, डोनेट किया है, तो उसकी डिडक्शन वो पर्सन कहां क्लेम करेगा, सेक्शन 80GG सी में। अगर कंपनी करती 80GG बी के अंदर। तो फर्स्ट जो है वो था आपका सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो जी सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर टोनेज टैक्स सिस्टम। टोनेज टैक्स सिस्टम पहली बात होता क्या है, तो एक बार हमने डिस्कस भी किया था। टोनेज टैक्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब आपके जो है वो मान लो समुद्री जहाज आप चला रहे हो, ठीक है, तो आपका मेन काम जो है वो क्या है, आप समुद्री जहाज से एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो सामान को क्या करते हो, लेकर जाते हो, ठीक है, और आप रेंट कमाते हो बेसिकली, ठीक है, फ्रेट का आपको जो है वो पैसा मिलता है, ठीक है। तो उसको अब वहां पे आपको जो टैक्स का पेमेंट जो करना पड़ता है वो भार के हिसाब से करना होता है। टोनेज का मतलब क्या होता है, टन भार, क्या बोलते हैं, टन भार, मतलब आपको वेट के हिसाब से जो है वो क्या करना पड़ता है, आपको टैक्स का जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये जो टोनेज टैक्स सिस्टम जो है वो अपने इंडिया के अंदर जो आया है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। 2004 के अंदर इस सिस्टम को जो है पहली बार अपने इंडिया के अंदर जो क्या किया गया, लॉन्च किया गया। और टोनेज टैक्स सिस्टम की कुछ खास बातें पहले उसको हम समझते हैं, फिर आगे देखेंगे। देखो जी, टोनेज टैक्स एक टैक्सेशन मेथड है विच कैन बी अप्लाई टू शिपिंग कंपनी। पहली बात तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, जो भी शिपिंग कंपनी है, जो भी हमारी शिपिंग कंपनीज होती हैं, ठीक है, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम करती हैं और किराया कमाती हैं, उन कंपनीज के ऊपर ये सिस्टम जो है वो क्या है, एप्लीकेबल है। इस मेथड के अंदर टैक्स को डिटरमाइन करते हैं किसके द्वारा, बाय नेट टोनेज, नेट भार के बेस पर, नेट भार के बेस पर, नेट वेट के बेस पर, ठीक है, ऑफ द एंटायर फ्लीट ऑफ वेसल। पूरा जो वेसल है आपका, पूरा जो आपका जहाज का जो वेसल है उसके अंदर जितना भार है, उस भार के बेस पर हम लोग जो है वहां से क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। इसका मतलब पर यूनिट के बेस पर नहीं लेंगे। तो ये जो टैक्स हो गया ये कैसा हो गया, ये प्रिजम्पटिव नेचर का हो गया, मतलब हम प्रिज्यूम कर लेंगे, आप बता दो आपके हिसाब से क्या बनता है। एग्जैक्ट कंप्यूटेशन नहीं करेंगे प्रिजम्पशन के ऊपर। जैसे आपने देखो, आप टैक्स का पेमेंट करने, अगर आप मान लो कोई बिजनेस कर रहे हो तो टैक्स का पेमेंट करने के दो मेथड है। एक सिंपल मेथड है कि आप अपना इनकम निकालो पीजीबीपी का, उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट करो। एक दूसरा मेथड और होता है जिसको बोलते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस, सेक्शन 44, जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि जितना आपने सेल किया ना, उस सेल का 8% आप जो अपनी इनकम मान के उसके ऊपर क्या पे कर देना, टैक्स पे कर देना। उस टैक्स सिस्टम को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रिजम्पटिव बेसिस। क्या बोलेंगे, प्रिजम्पटिव, जहां पे एक्यूरेसी के साथ काम ना करके हम ऊपर से आपके एक इनकम मान लेंगे, उसके ऊपर आपसे क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे। उसी तरीके से जो टोनेज टैक्स सिस्टम होता है वो भी प्रिजम्पटिव बेसिस के ऊपर जो है वो क्या है, बेस्ड है, क्योंकि यहां पे एक्यूरेट कंप्यूटेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो क्या बोल रहे हैं, देखो बोलते हैं इस मेथड में टैक्स जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा कैसे, बाय द नेट टोनेज ऑफ द एंटायर फ्लीट ऑफ वेसल अंडर ऑपरेशन और यूज बाय कंपनी। बिल्कुल सही बात है। फिर अब यहां पे ये सेक्शन जो है, ये टोनेज टैक्स सिस्टम जो है, अब अगर आपको टैक्स का पेमेंट करना है अंडर द टोनेज टैक्स सिस्टम, तो उसके लिए आपकी कंपनी क्वालिफाइंग कंपनी होनी चाहिए। अब उसके क्या फीचर है, मतलब कौन सी कंपनी को ये टैक्स बेनिफिट मिलेगा, सबसे पहला इंडियन कंपनी होनी चाहिए, मतलब फॉरेन कंपनी इस सिस्टम के हिसाब से टैक्स का पेमेंट नहीं कर सकती है। दूसरा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो कंपनी का कहां होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। तीसरा, इट्स ओन एंड एटलीस्ट वन क्वालिफाइंग शिप, आपका कम से कम एक क्वालिफाइंग शिप जो है वो होना चाहिए, जहाज होना चाहिए, पानी वाला जहाज। और मेन ऑब्जेक्ट जो है कंपनी का वो क्या है, वो है शिप को ऑपरेट करना बेसिकली, ठीक है। अब इसकी शुरुआत कहां हुई, तो फाइनेंस एक्ट 2004 जब इंट्रोड्यूस किया गया, उसके अंदर टोनेज टैक्स सिस्टम को जो है वो पहली बार अपने इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो है वो क्या किया गया था, लाया गया था। तो क्या बोलते हैं, फाइनेंस एक्ट 2004 उसने इंट्रोड्यूस किया टोनेज टैक्स सिस्टम को फॉर टैक्सेशन ऑफ इनकम डिराइव फ्रॉम शिपिंग एक्टिविटी बाय द इंडियन कंपनी। तो अगर कोई भी इंडियन कंपनी ने शिपिंग एक्टिविटी करके अगर कोई भी जो है वो क्या कमाया, फ्रेट कमाया, तो उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट जो होगा अंडर द टोनेज टैक्स सिस्टम होगा। टोनेज टैक्स स्कीम का मतलब है एक स्कीम फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस ऑफ द ऑपरेटिंग क्वालिफाइंग शिप। तो अगर आप जो है वो क्या कर रहे हो, अगर आप जहाज चलाते हो बेसिकली, और जहाज चला के जो है लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हो और फिर किराए की इनकम कमाते हो, तो आपको जो है वो टैक्स कैसे करना है, जो भी नेट भार के बेस पर आपकी जो भी इनकम बनेगी उस पर हम आपसे एक टैक्स का पेमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इस स्कीम को बोलते हैं टोनेज टैक्स स्कीम, ठीक है जी। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोलते हैं, पहला बोलते हैं विच वन द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी बात करेक्ट नहीं है। टोनेज टैक्स सिस्टम ये एक स्कीम है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का, बिल्कुल सही बात है। यहां पे हम एक्यूरेट वे में इनकम कंप्यूट
नहीं करते हैं, ये बात एकदम सही है। फिर इट इज एप्लीकेबल फॉर टैक्सेशन ऑफ इनकम डिराइव फ्रॉम द शिपिंग एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। ये जो एक्ट है, मतलब ये जो आपका टोनी टैक्स सिस्टम है, इसके अंदर बेसिकली हम क्या कहते हैं, शिपिंग एक्टिविटी से जो आपने पैसा कमाया उसके ऊपर एप्लीकेबल है। यस, आगे ये जो एक्ट है टोनी टैक्स सिस्टम जो है वो एप्लीकेबल है फॉर बोथ इंडियन एंड फॉरेन कंपनी। सर ओनली इंडियन कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, फॉरेन कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड। और कंप्यूटेशन होती है अंडर सेक्शन 115 वीजी में। यस, ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। तो कौन सी बात करेक्ट नहीं है टोनी टैक्स सिस्टम का, तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स ऑन डिक्लेयर्ड डिविडेंड। इस बार यार बच्चे इसमें दिमाग खा गए, बारी बारी बच्चे बोलेंगे सर इसका आंसर क्या होगा। टैक्स जो है डिक्लेयर्ड डिविडेंड पे इज पेड बाय होम। अरे भाई डिक्लेयर्ड डिविडेंड की बात देखो, एक देखो डिविडेंड की अगर मैं पहले बात करता हूं, समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, कभी आप भी कंफ्यूज हो जाओ। अब कंपनी जो है वो डिविडेंड को जो है, पहले समझो पूरा प्रोसेस जो है वो क्या है। कंपनी डिविडेंड को पहले क्या करती है, डिक्लेयर करती है। और डिक्लेयर करेगी कहां पे, एजीएम में। कंपनी ने डिविडेंड को डिक्लेयर किया कहां पे, एजीएम में। जब कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर करेगी एजीएम के अंदर, तो इस जितना भी कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर किया इसके ऊपर कंपनी को एक टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको बोलता है सीडीटी या इसको बोलता है डीडीटी। इसको समझना एक बार, ठीक है। डिक्लेयर्ड डिविडेंड जो है उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा किसको, कंपनी को। फिर ये टैक्स, ये जो डिविडेंड है ये दिया जाएगा किसको, शेयर होल्डर को। और जब ये टैक्स शेयर, ये जब डिविडेंड शेयर होल्डर को दिया गया तो वो शेयर होल्डर की बन जाएगी क्या, इनकम। और इस इनकम के ऊपर टैक्स का जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा किसको, शेयर होल्डर को। इस इनकम पे टैक्स का पेमेंट किसको करना पड़ेगा, शेयर होल्डर को। तो क्वेश्चन का एसेंस जो है वो क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं टैक्स ऑन डिक्लेयर्ड डिविडेंड, जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट कौन करेगा। अरे भाई टैक्स ऑन डिक्लेयर्ड डिविडेंड वो पे करना पड़ेगा कंपनी को। और अगर क्वेश्चन ये बोलता डिविडेंड रिसीव बाय पर्सन, एक पर्सन ने डिविडेंड को क्या किया, रिसीव किया, वो उसकी इनकम बन गया, उसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा, तो हम बोलेंगे वो पर्सन पे करेगा, बोलते शेयर होल्डर पे करेगा। क्वेश्चन का एसेंस समझा करो भाई, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टैक्स ऑन डिक्लेयर्ड डिविडेंड, जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया उस पर टैक्स का पेमेंट कौन करेगा, कंपनी पे करेगी, सिंपल सी बात है। और अगर वो डिविडेंड आपने रिसीव किया, अगर क्वेश्चन ही पूछा डिविडेंड रिसीव बाय द शेयर होल्डर, अब बताओ उस इनकम के ऊपर टैक्स का पेमेंट कौन करेगा, तो मैं सीधा बोलता भाई शेयर होल्डर करेगा, बात खत्म हो गया। सेक्शन 115 हुआ जाएगा यहां पे जी। तो अब इसका आंसर क्या होगा, टैक्स ऑन डिक्लेयर्ड, यहां पे डिक्लेयर्ड डिविडेंड की बात की जा रही है, यहां पे कंपनी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया, तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा जी, 4। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड, इनमें से कौन सी बात रिलेटेड नहीं है इनकम टैक्स इन इंडिया से। तो पहला जो है वो टिन, जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये होता है किसके लिए, जीएसटी के लिए, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। बाकी डीए सैलरी के अंदर आता है, लीव ट्रैवल अलाउंस सैलरी में आता है, टीडीएस और जो आपका टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर जो है वो आपका जो है वो आता है किसके अंदर, ये भी आपका टीडीएस जो है वो इनकम टैक्स में आता है। तो ये तीनों जो है वो रिलेटेड है किससे, इनकम टैक्स से। लेकिन ये जो टिन नंबर होता है बेसिकली ये इनकम टैक्स से रिलेटेड, ये आपका जो इनडायरेक्ट नेचर के टैक्सेस है, कौन सा, जो इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स है लाइक जीएसटी, उससे रिलेटेड है ये। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम रिसीव एंड एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, कोई भी इनकम जो है वो एक्रू और अराइज है वो कहां हुई, आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल और इन द प्रोफेशन सेटअप फ्रॉम इंडिया। मतलब अब देखो कोई भी इनकम रिसीव कहां हुई है, रिसीव और एक्रू दोनों चीजें कहां हुई है, आउटसाइड इंडिया। तो पहले ये बताओ ये इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम है। सर अगर कोई इनकम जो है वो ना तो इंडिया में एक्रू हुई और ना ही इंडिया में रिसीव हुई, तो इनकम कहां, मतलब जनरेट भी बाहर हुई, रिसीव भी बाहर हुई, तो वो क्या है, फॉरेन इनकम। ये इनकम कैसी है, फॉरेन इनकम है। अब क्वेश्चन ये आता है फॉरेन इनकम जो है वो क्या, सर जो नॉन रेजिडेंट, देखो रेजिडेंशियल स्टेटस एक पर्सन का कैसा हो सकता है, या तो वो रेजिडेंट होगा या वो नॉन रेजिडेंट होगा। नॉन रेजिडेंट के लिए जो है फॉरेन इनकम पूरी की पूरी जो है वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन अगर बात करेंगे किसके लिए, रेजिडेंट के लिए, मतलब नॉन रेजिडेंट के लिए तो एग्जेम्प्ट है। रेजिडेंट की अगर बात करते हैं तो रेजिडेंट जो है वो दो तरह के होते हैं, या तो होगा ऑर्डिनरी या होगा नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी पर्सन के लिए इंडियन इनकम ये भी पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है, और जो फॉरेन इनकम है ये भी पूरी की पूरी जो है वो क्या है, टैक्सेबल है। अच्छा, नॉन रेजिडेंट के लिए इंडियन इनकम पूरी की पूरी टैक्सेबल है, लेकिन फॉरेन इनकम पूरी क्या है, एग्जेम्प्ट है। वही अगर हम बात करते हैं किसका, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का, तो इसके केस में क्या होता है, सर नॉट ऑर्डिनरी के लिए इंडियन इनकम तो इसके लिए पूरी की पूरी जो है वो क्या होती है, टैक्सेबल होती है। और फॉरेन इनकम जो है इसके लिए एक इनकम को छोड़ के बाकी सारी फॉरेन इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट। एक इनकम कौन सी, ध्यान से सुनना, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए फॉरेन इनकम जो है उनमें सिर्फ एक इनकम, कौन सी इनकम, अगर आपकी कोई पीजीबीपी की इनकम है, आपकी कोई पीजीबीपी की इनकम है और ये
जो बिजनेस है या ये जो प्रोफेशन है, ये ऑपरेट कहां से हो रहा है? ये ऑपरेट हो रहा है, ध्यान से सुनना, ये ऑपरेट हो रहा है कहां से? फ्रॉम इंडिया। कहां से? फ्रॉम इंडिया। तो ये इनकम आपके लिए जो है वो क्या है? टैक्सेबल है। इसके अलावा कोई भी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, या कोई भी इनकम पीजीबीपी का कोई भी इनकम जो ऑपरेट हो रहा है कहां से? आउटसाइड इंडिया से, ये सारी की सारी इनकम उसके लिए जो है वो क्या होती है? एग्जेम्प्ट है। क्या होती है? एग्जेम्प्ट है। तो रेसिडेंट की दो कैटेगरी है, या तो होगा ऑर्डिनरी या होगा नॉट ऑर्डिनरी। अगर बात करता हूं ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी का, तो ध्यान से सुनना एक बात, वो क्या कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस के अंदर चाहे फॉरेन हो चाहे इंडियन इनकम हो, इसके लिए सारी इनकम जो है वो क्या होती है? टैक्सेबल होती है। ठीक है। नॉन रेसिडेंट के लिए इंडियन इनकम तो क्या है? टैक्सेबल होती है, लेकिन अगर फॉरेन इनकम है वो क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए जो है वो क्या होता है? इसके लिए इंडियन इनकम तो पूरी की पूरी क्या है? टैक्सेबल। इसका मतलब क्या हो गया? इंडियन इनकम सबके लिए क्या होती है? टैक्सेबल। लेकिन फॉरेन इनकम में नॉट ऑर्डिनरी के लिए सिर्फ एक इनकम टैक्सेबल होती है, बाकी सारी फॉरेन इनकम इसके लिए एग्जेम्प्ट है। वो कौन सी टैक्सेबल है? अगर कोई भी पीजीबीपी हेड से अगर कोई इनकम आ रही है और वो पीजीबीपी जो है वो ऑपरेट कहां से हो रहा है? फ्रॉम इंडिया है, तो इनकम फॉरेन में हो रही है, फॉरेन में रिसीव हुई, फॉरेन में एक्रू हुई, लेकिन वो बिजनेस जो है जहां से इनकम मिला वो बिजनेस ऑपरेट कहां से हो रहा है? इन इंडिया से, तो वो आपके लिए जो है वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। बाकी सारी इनकम आपके लिए एग्जेम्प्ट है। अब आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं इसको। तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं इनकम जो रिसीव और एक्रू या अराइज हुई आउटसाइड इंडिया से फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल और इन प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया इज टैक्स इन द हैंड ऑफ द फॉलोइंग। किसके लिए टैक्सेबल है? एवरी सिटीजन? नो। डोमिसाइल ऑफ इंडिया? नो। ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल है? यस। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए? यस। और नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं है। तो आंसर जो है वो क्या आएगा? सी एंड डी। बोल तो थर्ड। सिर्फ किसके लिए? ऑर्डिनरी। किसके लिए? ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल है, इसके लिए टैक्सेबल है, इनके लिए पूरी की पूरी फॉरेन इनकम जो है वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। तो आंसर क्या है? सी एंड डी। चलो जी आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द टैक्स इवेजन? टैक्स इवेजन मतलब क्या है? टैक्स की चोरी। टैक्स की बेसिकली क्या है? चोरी। तो इनमें से कौन सा टैक्स इवेजन से रिलेटेड है? सबसे पहला क्लेम बोगस एक्सपेंस। अगर आप जो है वो बोगस खर्चे डाल दोगे तो खर्चे ज्यादा डालने की वजह से क्या होगा? इनकम कम हो जाएगी और टैक्स की आप चोरी कर लोगे, तो ये भी उससे रिलेटेड है। हाइडिंग कैपिटल नेचर ऑफ प्रॉफिट। अगर आप जो है कैपिटल नेचर का जो प्रॉफिट है और उसको क्या करोगे? हाइड कर लोगे। मतलब प्रॉफिट को अगर आप हाइड कर लोगे तो भी क्या होगा? प्रॉफिट अगर कम होगा तो टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा, ये भी टैक्स की जो है वो क्या चोरी है। शोइंग सेल। अगर सेल प्रॉपर शो करोगे टैक्स की चोरी है? नहीं, ये नहीं आएगा। शोइंग एक्सेस ट्रांजेक्शन। अगर ट्रांजेक्शन ज्यादा करके दिखाओगे जिसमें अगर आपने जो है वो एक्सेस जो है वो इनकम एक्सेस एक्सपेंस को क्लेम कर लिया तो उससे क्या होगा? टैक्स आपका इनकम कम हो जाएगा तो टैक्स भी क्या लगेगा? कम लगेगा, ये भी। एंड शोइंग रियल इनकम। अगर रियल इनकम शो करोगे तो क्या टैक्स की चोरी होगी? नहीं। तो आंसर जो है वो क्या है? टैक्स की चोरी से रिलेटेड ये तीन चीजें हैं, ए, बी एंड डी। बोले तो सेकंड। चलो जी आगे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल। इनमें से कौन सी कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा एसएससी के द्वारा टू अवेल डिडक्शन अंडर सेक्शन 91 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 91 की बात हो रही है। सेक्शन 90 और 91 आपको मैंने कराया था कहां पे? डीटीएए में, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की हमने बात किया था। आओ थोड़ा सा पढ़ा दूं। डीटीएए में मैंने क्या बताया था कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है एप्लीकेबल होता है किसके लिए? फॉरेन कंपनी। किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉरेन इनकम के लिए। ठीक है, फॉरेन कंपनी बोल रहा हूं, सॉरी, फॉरेन इनकम के लिए। अगर आपने जो है वो फॉरेन इनकम कमाई है, ठीक है, तो आपका दायरा जो है मतलब फॉरेन इनकम कमाई है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है जिस कंट्री के अंदर इनकम कमाया था उस कंट्री ने मुझसे टैक्स ले लिया। अब जब वो इनकम कमा के आप इंडिया में आओगे तो इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी भैया आप इनकम कमा के तो टैक्स हमको भी पे करो। अब आप तो मारेंगे एक ही इनकम के ऊपर दो बार टैक्स लग रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या? डबल टैक्सेशन। और डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में करती है डीटीएए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसको डील करता है सेक्शन 90 या 90A। ठीक है, और सेक्शन, और अगर आपका दूसरी गवर्नमेंट के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है तो उसको डील करता है सेक्शन 91, तो उसके ऊपर अप्लाई होता है सेक्शन 91। तो मैंने आपको बताया था फॉरेन इनकम की टैक्सेबिलिटी के लिए जो है वो आएगा डीटीएए। तो क्वेश्चन ये देखना पड़ेगा कि क्या दो कंट्रीज के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है या नहीं है। अगर है तो डील करेगा सेक्शन 90, और अगर नहीं है तो उसको डील करेगा, उस सिचुएशन को डील करेगा सेक्शन 91। ओके, अब सेक्शन 91 की कुछ कंडीशन की बात हो रही है, वो आपको जो है बतानी है। आओ, कब? पहले ये बता दो सेक्शन 91 कब एप्लीकेबल है? सर सेक्शन 91 एप्लीकेबल होगा अगर आपने कोई फॉरेन इनकम कमाई है, ठीक है, फॉरेन कंट्री में टैक्स पेमेंट कर दिया और अब इंडिया में आ गए हो आप, और इंडिया में आके जब इंडियन गवर्नमेंट आपसे टैक्स का पैसा मांगेगी उस इनकम पे, उस फॉरेन इनकम पे जिस पे आप ऑलरेडी टैक्स का पेमेंट कर आए हो, तो वहां पे डील करेगा सेक्शन 91। और 91 के अंदर आपको रिलीफ मिलेगी अगर कुछ कंडीशन अगर आप उसको सेटिस्फाई कर देंगे। चलो जी, अच्छा मेरा क्वेश्चन आपसे ये, सेक्शन 91 वहां एप्लीकेबल होगा जहां पे आपका दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है? नहीं सर, अगर हमारा दूसरी कंट्री के साथ डीटीएए होता तो उसको डील करता सेक्शन 90,
और हमारा नहीं एग्रीमेंट तो डील करेगा सेक्शन 91, उसको बोलते हैं यूनिलेटरल रिलीफ। आपको जब मैंने ये करवाया था तो मैंने बताया ये होता है दो तरफा प्यार। सेक्शन 90 जो है ये क्या है, टू साइडेड लव होता है, लेकिन ये क्या है, एक तरफा प्यार है, तो ये होता है बाइलेटरल। बाइलेटरल ये कैसा होता है, यूनिलेटरल। कैसा होता है, यूनिलेटरल। चलो जी चलो आओ पढ़ते हैं कंडीशन क्या क्या थी। सबसे पहला बोलता है असेसी, पहले क्वेश्चन पढ़ लो दोबारा, क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल, इनमें से कौन सी कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा असेसी के द्वारा अगर उसने डिडक्शन क्लेम करी है सेक्शन 91 की। तो पहला असेसी जो है वो टैक्स रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, बिल्कुल सही बात है, असेसी जो है टैक्स रेजिडेंट होना चाहिए। दूसरा इनकम जो है वो कहां रही, जो आउटसाइड इंडिया में, बिल्कुल वो फॉरेन इनकम होनी चाहिए, बिल्कुल। आगे देयर इज एन एग्रीमेंट फॉर रिलीफ फ्रॉम डबल टैक्सेशन बिटवीन इंडिया एंड द अदर कंट्री व्हेन द इनकम इज एक्रो अराइज, क्या वहां पे हमारा उस कंट्री से डीटीडब्ल्यू होना चाहिए? अरे भाई अगर डीटीडब्ल्यू है तो उसको डील करेगा सेक्शन 90, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मतलब हमारा उससे डीटीडब्ल्यू नहीं है। आगे असेसी ने जो है वो फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स जो है फॉरेन कंट्री के अंदर पे कर दिया, यस पे कर दिया, तभी तो वो रिलीफ की मांग कर रहे हैं। एंड इनकम इंडिया डज नॉट हैव एनी एग्रीमेंट, और इंडिया का कोई भी उस कंट्री से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है, बिल्कुल। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, मतलब आपने कोई फॉरेन इनकम कमाई, जिस कंट्री में कमाई हमारी कंट्री का उसका डीटीडब्ल्यू भी नहीं है, आपने वहां पे टैक्स भी पे कराए, अब आप इंडिया में आ गए हो, अब इंडियन गवर्नमेंट अगर आपसे टैक्स मांग रही है तो आप हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि सर मैं ऑलरेडी टैक्स वहां पे कर आया हूं, प्लीज मुझे जो है वो माफी दे दो, तो आपको माफी जो है वो मिलेगी कहां, सेक्शन 91 में। और 91 जो है वो क्या बोलता है, वो बोलता है ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर आप कर रहे हो तो आपको रिलीफ दे दिया जाएगा। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी डी एंड ई, ए बी डी ई बोल तो थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी क्वेश्चन आया, इनकम टैक्स रिटर्न आपको दे रखी है और रिलेशनशिप बता रखा है, आपको मैचिंग करना है कि कौन पर्सन जो है वो किस आईटीआर फॉर्म, देखो जब भी आपको रिटर्न फाइल करना है तो पहले आपको एक आईटीआर फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, तो कौन पर्सन जो है वो कौन से आईटीआर फॉर्म के अंदर जो रिटर्न फाइल करेगा वो देखना। सबसे पहले आईटीआर 2 की अगर बात करते हैं, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, आईटीआर 2 का। तो आईटीआर 2 जो है वो किसके लिए है, वो है इंडिविजुअली एचएफ लिए जिनके पीजीबीपी हेड से इनकम नहीं है, बोले तो 4। आईटीआर 6 जो है वो किसके लिए होता है, सर आईटीआर 6 जो है वो होता है किसके लिए, कंपनी के लिए, फॉर ए कंपनी अदर देन कंपनी क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। ये आईटीआर 7 जो है वो किसके लिए होता है, सर आईटीआर 7 होता है किसके लिए, फॉर एनी पर्सन who are required to furnish return 139, जिसको सेक्शन 139 के अंदर जो है रिटर्न फाइल करनी है उसके लिए आईटीआर 7। और आईटीआर 4 किसके लिए, आईटीआर 4 होता है किसके, सुगम के लिए। सुगम जो है वो क्या होता है कि सेक्शन 44 में प्रेजेंटिव बेसिस पर अगर आपने टैक्स पेमेंट किया तो अब आप रिटर्न फाइल करोगे अंडर आईटीआर 4 में, तो इसका हो गया सेकंड। तो आंसर जो बनेगा इसका 8 का वो क्या बनेगा, सेकंड। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आया बोलता है कंप्यूटेशन खड़े गया ये हो रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, इनकम का कंप्यूटेशन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर लेट आउट हाउस, किसके बारे में बात हो रही है, लेट आउट हाउस, मतलब जो किराए पे आपने दे रखा है। द फॉलोइंग आइटम आर डिडक्टेड, उनमें से फॉलोइंग आइटम को डिडक्ट करेंगे, अरेंज करना उनको प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर। जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हो तो उसमें आप जो है वो क्या करते हो, कुछ आइटम्स को जो है वो माइनस करते हो, अब उनको आपको अरेंज करना है। देखो पहले मैं आपको चार्ट दिखा दूं, कंप्यूटेशन का चार्ट ऐसा होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जीएवी लेके आते हैं, यस, इसमें से माइनस करते हैं अनलाइज रेंट को, यस माइनस करेंगे, अनलाइज रेंट की डिडक्शन तभी मिलेगा अगर आपने रूल 4 को सेटिस्फाई किया, यस, फिर माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स को अगर आपने पे किया है, यस, करने के बाद जो आएगा वो आपका एनुअल वैल्यू आएगा, यस, फिर डिडक्शन उसमें से जो है वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का, 24 के अंदर दो आते हैं, 24A 24B, 24A के अंदर तो आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो कितना है 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू, और 24B के अंदर डिडक्शन आएगा किसका, इंटरेस्ट लोन का। इंटरेस्ट लोन के अंदर जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का है उसकी डिडक्शन तो मिलेगी 100%, और जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो लोन होता है उस पे जो भी आपने इंटरेस्ट का पे किया उसकी डिडक्शन मिलेगी 1/5, बोले तो 20%, ठीक है। फिर वो काटने के बाद आएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अरेंजमेंट करना है, तो सबसे पहले जो वो क्या होगा आप मुझे बताओ। सबसे पहले सर किस चीज को आप माइनस करेंगे, सबसे पहले माइनस करेंगे अनलेस रेंट को, सी, अनलेस रेंट के माइनस करने के बाद आप किसको करेंगे, म्युनिसिपल टैक्सेस को, यस, फिर आप किसको माइनस करेंगे, अब हम जो है माइनस करेंगे किसको, आपका स्टैंड डिडक्शन को जो सेक्शन 24 का है, बी, फिर करेंगे किसको, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट को, तो आएगा इसमें क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन रिपेयर ऑफ द हाउस लेट टू द प्रीवियस ईयर, ये वाला, और फिर करेंगे किसको, प्रीवियस ईयर से पहले के जो भी आपके साल के जो भी ब्याज था उसको माइनस करेंगे, इंटरेस्ट लोन फॉर द पीरियड फॉर द प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच द हाउस इज कंप्लीटेड, ठीक है। उसके 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर डिडक्शन आपको मिलती है, मतलब 1/5 आपको जो है हर साल मिलेगी। फिर आएगा डी, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, CABED, बोले तो सेकंड। चलो जी आगे, प्रोविजन फॉर विवाद से विश्वास एक्ट,
प्रोविजन फॉर विवाद से विश्वास एक्ट 2020 डज नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स एरिया रिलेटिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो पहली बात तो ये है क्या, विवाद से विश्वास, इसका फुल फॉर्म जो है वो मतलब इसको इंग्लिश में कैसे एब्रीविएट करेंगे, नो डिस्प्यूट बट ट्रस्ट। ये क्या था, ये था देखो बेसिकली क्या था, 2020 के अंदर एक कोविड-19 के बाद में जो है वो 2020 में एक स्कीम जो है वो आई थी जिसको बोलते हैं विवाद से विश्वास। इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया कि डायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट चल रहे थे, एसएससी का और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो भी डिस्प्यूट चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि ठीक है आपका जो भी डिस्प्यूट है ना, एक काम करो यार, आपका लिटिगेशन में मामला गया हुआ है, अगर आप चाहते हो तो आप डायरेक्टली टैक्स का पेमेंट कर देना, आप सीधा जो भी आपका टैक्स बनता है वो आप पे करो, हम आपका इंटरेस्ट और हम आपकी पेनल्टी, ध्यान से सुनना, आपका ब्याज बन रहा था और आपके ऊपर कोई पेनल्टी थी, हम उसको वेव कर देंगे। मान लो आपका इनकम टैक्स के अंदर कोई मुद्दा, कोई मामला चल रहा है, उस मामले के ऊपर आप इनकम टैक्स वाले ने आपसे जो है वो डिमांड किया हुआ है कि आप 1 लाख रुपए का टैक्स पे करो और इंटरेस्ट का पेमेंट करो 30,000 का, मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं, और पेनल्टी जो है वो आपको पे करना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा मान लो 55,000 का। तो इनकम टैक्स वाले ने आपके ऊपर डिमांड ऑर्डर निकाल रखा है 1,85,000 का, वो बोल रहे हैं भाई 1,85,000 रुपए क्या कर दो, पे कर दो। अब विवाद, और आपका ये लिटिगेशन में भी कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था, अब विवाद से विश्वास जब स्कीम आई उसने ये बोल दिया कि लिटिगेशन को दूर करने के लिए, ये जो आपका कोर्ट में मामला चल रहा है, इन मामलों को जल्दी सुनवाई करने के लिए ये बोल दिया, एसएससी को बुलाया और ये बोल दिया कि भाई एक स्कीम चलाई हमने, उस स्कीम के अंदर क्या है, अगर आप चाहते हो तो आप एक काम करो, आप सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स का जो भी पैसा बनता है वो आप हमको पे कर दो, हम अगर आप इस स्कीम को ऑप्ट कर रहे हो, हम आपका इंटरेस्ट का और आपका पेनल्टी का जो भी पैसा पड़ा है, जो भी पैसा आपका हम आपसे डिमांड कर रहे हैं, हम इसको क्या कर देंगे, वेव कर देंगे। क्या कर देंगे, वेव कर देंगे। इस स्कीम को लेके आए थे 2020 में, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, विवाद से विश्वास, नो डिस्प्यूट बट ट्रस्ट स्कीम। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार पढ़ा दूं आपको मैं। एज पर द स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज जो अनाउंस किया था इन व्यू ऑफ द कोविड-19 आउटब्रेक, लास्ट डेट टू मेक द पेमेंट विदाउट एडिशनल अमाउंट अंडर द विवाद से विश्वास एक्ट, उसको एक्सटेंड कर दिया था 31 दिसंबर 2020। इस स्कीम के अंदर क्या था, इसको अनाउंस किया एफएम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में। क्यों किया था, रिड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ ऑनगोइंग लीगल डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट चल रहे थे डायरेक्ट टैक्सेशन में, उसको खत्म करने की, ताकि जो मुद्दे चल रहे हैं, जो डिस्प्यूट चल रहे हैं वो जल्दी से क्या हो जाए, लिटिगेशन से मामले बाहर हो जाए। स्कीम जो है उसने क्या किया, एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड किया कि आप अपना जो भी डायरेक्ट टैक्स में जो भी आपकी लिटिगेशन चल रही है, आप उस डिस्प्यूट को क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, जो आपके पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट में, विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट और पेनल्टी। मतलब ओनली जो टैक्स का पैसा बनता है सिर्फ वो पे करो, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये स्कीम को जो है वो लॉन्च किया गया था। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या बोलता, प्रोविजन जो है विवाद से विश्वास एक्ट का डज नॉट अप्लाई, किसके ऊपर अप्लाई नहीं है, अगर कोई भी टैक्स एरियर बनता है रिलेटिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एनी असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रोसिक्यूशन हैज बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन। मतलब डिक्लेरेशन से पहले ही अगर आपके ऊपर कोई केस चल गया तो और आपसे टैक्स की डिमांड किया जा रहा है, तो इसके ऊपर आपका ये एक्ट, ये जो स्कीम है ये एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर डिक्लेरेशन के बाद, सुनना ये क्या बोल रहा है, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, अगर डिक्लेरेशन करने के बाद में अगर आपका मामला कोर्ट में चला गया तो उस टैक्स एरियर के लिए आप जो है स्कीम में जा सकते हो, उससे पहले नहीं जाओगे। दूसरा, एनी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, हां इसके लिए भी जा सकते हैं। सेक्शन 10(3) जो टैक्स डिडक्शन से रिलेटेड, यहां जा सकते हैं, और सेक्शन 80 जीआई में भी जा सकते हैं। मतलब मेन बात जो है वो क्या है, विवाद से विश्वास एक्ट जो है वो किस टैक्स एरियर पर अप्लाई नहीं होगा, जिसके लिए जिस असेसमेंट ईयर में इन विच प्रोसिक्यूशन जो आपके पर मुकदमा चला, इंस्टीट्यूट किया गया ऑन और बिफोर द डेट ऑफ डिक्लेरेशन और फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन, तो उसके खिलाफ आप जो है वो नहीं जा सकते। हाँ, डिक्लेरेशन हो गया, मामला चल गया, आपके ऊपर जो है पेनल्टी, इनकम टैक्स सब कुछ जो है वो सेट कर दिया गया, उसके बाद आप जो है स्कीम के अंदर जा सकते हो। तो ये है आपका, इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट। बाकी इसके बारे में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है, एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आ गया। अंडर सेक्शन 80(b) इनकम टैक्स एक्ट का विच अमाउंट ऑफ द बेनिफिट इज अवेलेबल, इनमें से कौन सा अमाउंट ऑफ बेनिफिट जो है वो अवेलेबल है सीनियर सिटीजन को ऑन द अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट विद बैंक और पोस्ट ऑफिस और द कोऑपरेटिव बैंक। अगर किसी भी सीनियर सिटीजन ने अपना कोई भी खाता खोला और सेविंग अकाउंट कोई भी खोल लिया, कहां पे, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, और वहां से अगर उनको कोई भी ब्याज मिल रहा है तो क्या वो ब्याज मिलेगा, तो इनकम है, यस। और सीनियर सिटीजन को उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, यस। लेकिन वो बेचारे सीनियर सिटीजन है, हमने उनको बोल दिया कि देखो भाई सीनियर सिटीजन, एक बात समझ लो, अगर आप 50,000 रुपए तक का कोई भी अगर आपको पूरे साल के अंदर ब्याज मिलता है, वो पूरा पूरा एग्जाम्प्ट कर देंगे आपके लिए अंडर सेक्शन 80(b) में। 80(b) में कितना है, 50,000।
एडिशनल ये सीनियर सिटीजन के अलावा कोई जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनके लिए जो है वो क्या है 80 है। मतलब अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है जो इसकी उम्र 60 साल से क्या है कम है, अगर वो कोई भी जो है उसको कोई भी इनकम टैक्स उसको कोई भी इंटरेस्ट मिलता है कहां से, जो उसने सेविंग अकाउंट ओपन किया हुआ है बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव बैंक में, तो उसके ऊपर जो भी उसको क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा, उसकी रिडक्शन मिलेगी उसको कहां 80 ए के अंदर। मैक्सिमम कितना 10,000 रुपए तक, और सीनियर सिटीजन को रिडक्शन कितना है 50,000 रुपए तक। तो 11 का होएगा फर्स्ट। आगे प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो किसके अगेंस्ट आप जो है वो यूज कर सकते हो। अब देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है? इनपुट टैक्स, इनपुट मतलब आपने कोई रॉ मटेरियल को जो है वो क्या किया परचेस किया, इस रॉ मटेरियल को जब आपने परचेस किया तो इसके ऊपर आपने जो है वो टैक्स का पेमेंट किया हुआ था। जब मटेरियल आप परचेस करोगे तो आपको उसका अमाउंट पे करना पड़ेगा और उसके अंदर जो है वो आपका टैक्स भी था, ठीक है। अब जब आपने ये मटेरियल बना लिया, मटेरियल को यूज किया, इससे आपने फिनिश गुड्स बनाया, और जब आप फिनिश गुड्स को जो है वो क्या करोगे सेल करोगे, तो सेल पर आपको एक टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। यस, मान लो आप ऑलरेडी जो यहां पे आपने टैक्स 50 रुपए जो है वो पे कर दिया था, अब आपका टैक्स बनता है मान लो 70 रुपए। कितना? 70 रुपए। अब 70 रुपए जब आपका टैक्स बना, ध्यान से सुनना, तो अब आप ये बोलोगे जी मेरा टैक्स टोटल मेरी जो लायबिलिटी है वो 70 रुपए, लेकिन मैं ऑलरेडी इनपुट में मैं पहले 50 रुपए पे कर आया हूं, तो मुझे 50 का मिलेगा क्रेडिट, मेरी तो बनती है 20 रुपए, और ये मैं आपको क्या करूंगा पे करूंगा। तो ये जो 50 रुपए की जो आपने डिडक्शन क्लेम कर ली है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप यूटिलाइज कर सकते हो किसके अगेंस्ट? जो आपने खुद से अपनी टैक्स लायबिलिटी निकाल लिया, आपने खुद से निकाला कि मेरे 70 रुपए बनते हैं टैक्स, 50 ऑलरेडी पे कराए हो, रिमेनिंग अब 20 मैं ये पे करूंगा, तो इसके अगेंस्ट आप इसको जो सेट ऑफ कर सकते हैं। तो बोलते हैं प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अगेंस्ट सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी। बोले तो सेकंड, ये लिख रहेगा ऊपर पहला एनी टैक्स लायबिलिटी, नहीं ऐसा नहीं होता, किसी भी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट कर लोगे भाई। इनपुट टैक्स क्रेडिट को ओनली जो सेल्फ असेस आपने खुद ने जो टैक्स लायबिलिटी आपने कंप्यूट करी है उसके अगेंस्ट करोगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने या जीएसटी डिपार्टमेंट अगर करके देगा उसके खिलाफ आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आईटीसी का मतलब जो यहां पे बता रखा है क्या है? आईटीसी इनपुट टैक्स, इनपुट जो आपने मंगवाया बोले तो रॉ मटेरियल, उस पे जो टैक्स का पेमेंट किया उसका क्रेडिट आप अवेल कर सकते हो, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब है रिड्यूस टैक्स पेड और ऑन इनपुट फ्रॉम टैक्स टू बी पेड ऑन आउटपुट। जो भी टैक्स आपने आउटपुट के ऊपर पे करना है उसमें से हम आपको क्या कर देंगे, उसका उस टैक्स में से आपको जो है रिडक्शन दे देंगे, ठीक है। अंडर द आईजीएसटी एक्ट इनपुट टैक्स इज डिफाइंड एज आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एंड दिस टैक्स पेड, जो भी आपने जो है इनपुट के ऊपर टैक्स पे किया था, जो भी परचेज आपने की उस पर आपने जो भी टैक्स पे किया था, कैन बी यूज एज ए टैक्स क्रेडिट अगेंस्ट योर टैक्स लायबिलिटी। तो जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है जो आपने खुद से निकाल लिया, भाई मेरा इतना टैक्स बनता है, उसके अगेंस्ट आप उस अमाउंट को जो यूज कर सकते हो। अब प्रोविजनल क्या होता है? ध्यान से सुनना, जब आपने ये रॉ मटेरियल मंगवाया, ध्यान से सुनो, आपने जब ये रॉ मटेरियल को क्या किया परचेज किया, रॉ मटेरियल को आपने क्या किया परचेज किया, इसके परचेज करने पर आपको इसका बिल मिल गया, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, तो ये तो बोलेंगे आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। और अगर आपने मटेरियल को परचेज किया लेकिन अभी तक बिल नहीं मिला और फिर बिना बिल के बिल आपने जो है वो मटेरियल तो परचेज कर लिया अभी तक, लेकिन आपको बिल नहीं मिला, बिल थोड़े समय के बाद मिलेगा, लेकिन आप ये चाहते हो कि जो मैंने टैक्स का तो पेमेंट कर दिया, ये जो टैक्स मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, लेकिन उसका बिल अभी तक मेरे पास में नहीं है, अगर अभी भी बिना बिल के अगर आप इसको जो है वो क्लेम करना चाहते हो तो उसको बोलेंगे प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट। आओ एक बार इसको पढ़ा दूं मैं। प्रोविजनल आईटीसी का मतलब क्या है? आईटीसी दैट इज क्लेम्ड बाय द बायर इन देयर जीएसटी रिटर्न फॉर व्हिच इनवॉइस इज नॉट रिपोर्टेड, जिसके लिए अभी तक इनवॉइस बोले तो बिल अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ, और येट टू बी रिपोर्टेड बाय देयर वेंडर और सप्लायर विद द गवर्नमेंट। आईटीसी क्लेम ऑन प्रोविजनल बेसिस हैव बीन रिमूव्ड, और अब जो है उसको क्या कर दिया 1 जनवरी 2022 से इसको क्या कर दिया रिमूव कर दिया। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना प्रोविजनल आईटीसी का मतलब जो वो क्या होता है कि अगर मान लो आपने मटेरियल तो परचेस कर लिया, उसके ऊपर आपने जो है इनपुट के ऊपर टैक्स भी पे कर दिया, बट उसका बिल अगर अवेलेबल अभी तक आपके पास में नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस जो इनपुट पे आपने टैक्स का पेमेंट किया उसको आप यूज करना चाहते हो, क्लेम करना चाहते हो, जो आउटपुट पे टैक्स आपने पे करना उसमें, तो आप उसको बोलते हैं हम लोग क्या प्रोविजनल आईटीसी। और अगर बिल अवेलेबल है तो उसको नॉर्मल बोलेंगे हम लोग क्या आईटीसी, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो क्या था कि प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अगेंस्ट द सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी। चलो भाई आगे,
अगला क्वेश्चन बोलता है पेनल्टी फॉर द लेट फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना था और अगर आपने उसको जो है क्या कर दिया, लेट फाइल किया, तो पेनल्टी जो है वो मैक्सिमम कितनी है? तो मैक्सिमम है कितना? 10,000। कैसे है एक बार देख लो। सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या कंपलसरी है आपको आईटीआर फाइल करना है या नहीं करना। अगर फाइल ही नहीं करना तो आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आपको फाइल करना था, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपकी टोटल इनकम जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख है या 5 लाख से कम है। अगर 5 लाख या 5 लाख से कम है और आपने जो है वो रिटर्न फाइल करने में क्या लेट कर दिया, तो पेनल्टी कितना? 1000। अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख से क्या थी? ज्यादा थी। तो अब क्वेश्चन आपने दो कि आपने रिटर्न जो है 31 दिसंबर तक फाइल किया या 31 दिसंबर के बाद फाइल किया। अगर 31 दिसंबर तक फाइल कर दिया, रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर 31 दिसंबर, मतलब असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक अगर आपने पे कर दिया तो पेनल्टी है 5000, और 31 दिसंबर के बाद में अगर रिटर्न फाइल करी है तो पेनल्टी कितना? 10। तो मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो कितनी है? क्वेश्चन जो है वो क्या था? Penalty for the late filing of the income tax return for individual under the Income Tax Act 1961 is up to a maximum amount कितना? 10,000। कितना? 10,000। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंसेस दैट आर नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 58 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकालते हो तो उनमें से ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस है जिसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी? पहला, पर्सनल एक्सपेंस। क्या पर्सनल एक्सपेंस की डिडक्शन मिलती है? नहीं। एक तो ये हो गया जी। दूसरा, इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया। अगर आपने कोई भी जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया इंडिया से बाहर, उसकी डिडक्शन आपको मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस पर टीडीएस आपको काटना था, लेकिन अगर आपने टीडीएस उसका नहीं काटा तो उस खर्चे की कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड, टीडीएस काटना था लेकिन उस पर आपने हैज नॉट बीन पेड, टैक्स हैज नॉट बीन पेड और डिडक्टेड एट सोर्स। तो अगर आपने उस पर टीडीएस नहीं काटा तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है। वेल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है। अगला डी जो है वो क्या है? डी को पढ़ो। कमीशन, वेल टैक्स डिडक्शन मिलती है, ध्यान रखना। कमीशन फॉर रियलाइजिंग डिविडेंड इनकम, अगर कोई भी डिविडेंड की इनकम को रियलाइज करने में, ठीक है, या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी को रियलाइज करने में कोई कमीशन पे किया, अगर इनकम को कमाने में कोई भी खर्चा अगर आपका होता है तो उसकी डिडक्शन आपको मिलती है, तो इसकी डिडक्शन मिलेगी। एक्सपेंस विच आर नॉट ऑफ द कैपिटल नेचर लाइक रिपेयर, इनकी डिडक्शन मिलेगी। कैपिटल नेचर के खर्चे डिडक्शन नहीं मिलती है, लेकिन जो रेवेन्यू नेचर के खर्चे उनकी डिडक्शन मिलेगी। इसका मतलब ये 3 ऐसे खर्चे जिनकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो 14 का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? बोलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बोले तो सेकंड, ए बी सी। चलो जी आगे, क्वेश्चन नंबर 15, मैचिंग करना है जी। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, इसका क्या है? 80GG। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनी टू पॉलिटिकल, अगर कंपनी कोई भी डिडक्शन अगर वो करती है, डोनेशन देती है पॉलिटिकल पार्टी को, तो इसका क्या है? अभी हमने डिस्कस भी किया, 80GG बी। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टी, ये क्या है? 80GG सी। और डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दिया तो 80GG ए। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा? थर्ड। चलो जी आगे, नेक्स्ट बोलता है स्टेप इन्वॉल्व इन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया आर फॉलोड इन विच सीक्वेंस। अगर आपने जो है, ध्यान से सुनना, एग्रीकल्चर इनकम का फंडा क्या है? एग्रीकल्चर इनकम, अगर आप ओनली एग्रीकल्चर इनकम कमाते हो तो ये पूरी की पूरी आपकी क्या है? एग्जेम्प्ट है। नॉर्मल केस में तो हम बोलते हैं भाई एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। हाँ, अगर आप ओनली एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हो पूरी पूरी एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जो है वो एग्रीकल्चर इनकम के साथ में एग्रीकल्चर इनकम भी कमाते हो प्लस में नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी कमाते हो, मान लो कोई भी बिजनेस इनकम अगर ऐसा कुछ कमाते हो, तो अब क्या होगा? तो भी एग्रीकल्चर इनकम को तो एग्जेम्प्ट करेंगे। अब ध्यान से सुनना, मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉमनली एग्रीकल्चर इनकम, कॉमनली इट इज एग्जेम्प्ट। नॉर्मल केस में ये बोलते हैं भाई एग्रीकल्चर इनकम जो है वो क्या रहेगी? एग्जेम्प्ट रहेगी। ठीक है। अगर एक असेसी ओनली एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है तो वो पूरी की पूरी क्या है? एग्जेम्प्ट है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं देखना, बात खत्म हो गया। लेकिन अगर कोई असेसी जो है वो एग्रीकल्चर इनकम भी कमा रहा है जो कि एग्जेम्प्ट होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी कमा रहा है, तो गवर्नमेंट बोली ठीक है हम आपकी एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट कर देंगे, लेकिन एक स्पेशल प्रोविजन है। स्पेशल प्रोविजन क्या है? पहले आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा? आप टोटल टैक्स निकालो। सबसे पहले आप जो है वो टोटल इनकम निकालो। टोटल इनकम का मतलब क्या हो गया? एग्रीकल्चर इनकम भी जोड़ो प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी जोड़ो। फिर इसके ऊपर जो है स्टेप नंबर 2 में इसके ऊपर आप क्या निकाल लो? टैक्स निकाल लो। इस टोटल इनकम पे टैक्स निकाल लो। सर एग्रीकल्चर तो एग्जाम थी, उस पर उसको क्यों जुड़वा रहे? अरे भाई एक बार कर तो लो। ठीक है, टैक्स निकाल लिया। अब तीसरे नंबर पे आप क्या करो? आपकी जो भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है ना, इसके अंदर एक बार एग्रीकल्चर इनकम जोड़ लो। जोड़ लिया जी। फिर इस इनकम के ऊपर जो है वो क्या निकाल लो? टैक्स निकाल लो। निकाल लिया। अब इस टैक्स को इसमें से जो है वो क्या कर दो? माइनस कर दो। ये आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ये स्टेप आपको जो है वो क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। आइए देखते हैं क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है।
क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहले जो वो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम को और कैलकुलेट करना पड़ेगा टैक्स ऑन द टोटल इनकम। सबसे पहले आएगा डी। इसके बाद अब क्या करोगे, अब आप जो है वो क्या करोगे, आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको जोड़ोगे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में, ऐड करोगे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट टू नेट एग्रीकल्चर इनकम एंड कैलकुलेट करोगे उसके ऊपर टैक्स। कर लिया। अब आप जो वो क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे। जैसे इस पे जो आपका टैक्स बना, ये जो टैक्स बना था, ये बना था मान लो आपका 1 लाख रुपए, और ये जो टैक्स बना, ये बना मान लो आपका 30,000 रुपए। अब आपको क्या करना है, इस एक में से 30 की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। तो अब आपको टैक्स एक्चुअल में आपको जो है वो पे करना है, वो कितना, 70। तो अगला जो है वो क्या है, अब क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे डिफरेंस ऑफ टैक्स इन बोथ द कंप्यूटेशन। ई निकाल लिया। अब जो है वो क्या करना है, अब डिडक्ट करेंगे सीधा। अब वो टैक्स आ गया 70, अब उसके ऊपर आप निकालो अगर कोई रिबेट बनती है तो डिडक्ट करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A का। और लास्ट में जो है वो क्या करोगे, इसमें सर आखिरी के अंदर अपने को जो है वो क्या करना है, ऐड करेंगे इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है कितना, एट द रेट ऑफ 4% बोले तो सी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, DAEBC, DAEBC बोले तो 4। ओके जी। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो होमवर्क है आपके लिए वो है क्या, बोलता है फॉलोइंग गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट आपको दे रखी है। स्टेटमेंट 1 है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये आपको बताना है। और स्टेटमेंट 2 है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है एक्सीड 1 लाख आर सब्जेक्ट टू टैक्स एट द रेट ऑफ 10% विद इंडेक्सेशन एंड 20% विदाउट इंडेक्सेशन। तो आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है, ठीक है, ये बताना है। हालांकि मेरे ख्याल से आप इतना तो शायद नॉलेज रखते होंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को हम ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम से या कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। ऐसा कुछ था, हाँ ऐसा कुछ होता तो है, हिंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। और दूसरा फिर हम लोगों ने सर ये भी सुना था सर, वो नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो है अगर 1 लाख रुपए से ऊपर होता है तो इंडेक्सेशन के साथ में उस पर 20% जो है वो टैक्स लगता है विद इंडेक्सेशन, ऐसा कुछ होता है। हाँ सुना तो था सर। चलो आप मुझे कमेंट करके बताना, समझदार के लिए इतना इशारा जो है वो बहुत है। तो आप मुझे बताना इस क्वेश्चन नंबर 17 का आपके हिसाब से आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने टोटल मिला के 17 क्वेश्चन को डिस्कस किया। 16 का सॉल्यूशन आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया, एक रह गया था क्वेश्चन नंबर 17। ये आप मुझे होमवर्क है और आप ये होमवर्क करेंगे, उसका आप मुझे बताएंगे कि कमेंट करके कि आपके हिसाब से इसका क्या बनता है, ठीक है। बाकी आपको और कौन से यूनिट के क्वेश्चन जल्दी चाहिए, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उन यूनिट को पहले कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके जी सर। तो ये हो गया अपना इनकम टैक्स का, इसको आप कीजिए बढ़िया तरीके से। और बाकी लेक्चर तो अपना ये वाला आज का तो ओवर हो गया। बाकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आप लोग जो वो तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग दिसंबर 2023 के लिए, तो उसके लिए हमारा ऑनलाइन बैच है। अगर आप चाहें तो हमारा ऑनलाइन बैच परचेज कर सकते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर आपको मिलेगा पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 जो कॉमर्स है उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्लस में पूरा स्टडी बेड मिलेगा हार्ड कॉपी में। जैसे अभी हम इनकम टैक्स का हमने पढ़ा, तो ये इनकम टैक्स की एक बुक है। इस तरीके से 10 किताबें पेपर 1 की, 10 पेपर 2 के आपके होमवर्क डेस्क में आएगा, ठीक है। प्लस रिवीजन करने के लिए रिवीजन की वीडियो और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज, ये सब आपको मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस नंबर पे जो ये नंबर है अपना 7404717750, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर। तो चलिए एक बार ये कीजिए। बाकी इसका पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम पे जो अपना चैनल है, नीचे इसका लिंक भी आ रहा है, ठीक है, जो पब्लिक चैनल है हमारा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पे बहुत सारी पीडीएफ हम क्वेश्चन की डालते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के लिए। ओके, तो मैं वहां पे डाल भी दूंगा ये, ठीक है ना जी। चलो एक बार के लिए इतना करो, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।